हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देख लिया था बेटा? हमने ज्वाइंट पीडीएफ से सिंगल पीडीएफ निकालना, और वो बहुत ट्रिकी था, लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। अब हम थोड़ा ज्वाइंट पीडीएफ को यूटिलाइज करके दो रैंडम वेरिएबल वाले या तीन रैंडम वेरिएबल वाले केसेस को कैसे इजीली डील करना है यूजिंग ज्वाइंट पीडीएफ, वो हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैंने पहले दो रैंडम वेरिएबल लिया, ताकि दो रैंडम वेरिएबल पे पहले आपको थोड़ा इजी कर दूं, मैं थोड़ा आपको फेमिलियर कर दूं। दो रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जिसमें ज्वाइंट पीडीएफ था, ज्वाइंट पीडीएफ से इंडिविजुअल पीडीएफ निकाला आपने, और उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी आपने किए थे, x+2y > 1, x+y > 1, जो भी था वहां पे, ठीक है। उसी से रिलेटेड वैसा ही क्वेश्चन दो रैंडम वेरिएबल का है। दो रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ का उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो सिखा रहा हूं, ताकि यही फिर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तीन रैंडम वेरिएबल पे। और तीन रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में कम्युनिकेशन सिस्टम में आए हुए हैं, तो वो आपको बहुत इजी हो जाएगा, चीजें सीख लोगे। जो मैं लिमिट रखने की कोशिश आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको चीजें सिंप्लीफाइड वे में नजर आएंगे। एक बार लॉजिक बस डेवलप करना है कि लिमिट कैसे रखनी है, वो रेंज ढूंढना है जिसके लिए आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, और उसी रेंज में आपको पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना, ये सबसे इजी मेथड है ना। ये जब हम पढ़ लेंगे, आगे कुछ और लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो x1 + x2 को हम और डील करना हम जानते हैं। z = x+y का पीडीएफ कैसे निकालते हैं अगर x और y इंडिपेंडेंट हो, ये आगे हम सीखेंगे। तो हम उस मेथड के बिना इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। और ये जो मेथड अभी इस क्वेश्चन में सीखने वाले हो, मल्टी रैंडम वेरिएबल जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो ये मेथड ज्यादा सिग्निफाइड होगा, रेदर देन कि कन्वोल्यूशन से पहले पीडीएफ निकालना और ये सब निकालना। वो हर जगह आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसको हर जगह अच्छे से अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा। इसीलिए लॉजिकल तरीके से लिमिट रखना आप डेवलप कर लो तो आपको आ जाएगा। जब दो रैंडम वेरिएबल का समेशन होगा तो समेशन का ओवरऑल पीडीएफ क्या होगा, जो समेशन से रैंडम वेरिएबल मिलेगा, वो भी मैं आगे लेक्चर्स में सिखाऊंगा। अभी मैं ज्वाइंट पीडीएफ के केस में लिमिट रख के कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां से इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और तीनों पार्ट करो। आप तीनों पार्ट से बहुत कुछ सीखने वाले हो, है ना। आपने अगर रट्टा मारा होगा कहीं कुछ भी, मैं लॉजिकल थिंकिंग आपकी बिल्ड करना चाहता हूं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में आप डरो मत, इजिली सॉल्व करके आओ। तो आप नोट करके खुद से ट्राई करो, फिर यहां पे आंसर देखना। There are two independent random variables x1 and x2 and are uniformly distributed between 0 and 1. Both x1 and x2 are independent as well as uniform random variables that are distributed between 0 to 1. मतलब इनकी रेंज क्या है? यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की A to B रेंज होती है, जहां पे वो नॉन जीरो पीडीएफ होता है, बाकी जगह उसका 0 होता है, तो 0 से 1 है। Then probability that x2 is largest, मतलब x2 सबसे x1 और x2 में बड़ा है, या x2 is greater than x1 इसको कह सकते थे। जब ये x1 x2 x3 होता तब x2 is largest थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है, मोर देन टू रैंडम वेरिएबल्स में ना, x2 is largest, तीनों में x2 सबसे बड़ा है। यहां दो ही है तो उसको कह सकते थे x2 is greater than x1 या x2 largest कह दिया, दोनों बातें सेम है। प्रोबेबिलिटी x1 + x2 greater than 1, प्रोबेबिलिटी x1 + x2 greater than 1.5, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट बेटा अच्छे से सीख लेते हैं, आंसर निकालना सीख लेते हैं, लॉजिक डेवलप करना आपको सिखा देते हैं, फिर काम हो जाएगा। फिर अगले में तीन रैंडम वेरिएबल लूंगा लार्जेस्ट वाले केस में, और आपको वहां से कुछ ब्यूटीफुल चीजें सिखाऊंगा, और डायरेक्टली आंसर कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। लिमिट रखना बस सीख लो, इसी को बिल्डअप करने के लिए ये है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहली चीज, x1 का पीडीएफ क्या हो गया? x1 और x2 दोनों के पीडीएफ क्या हो गए? अगर मैं इसको x1, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 मारूं तो ये 0 to 1 में क्या हो जाएगा? 1, ताकि एरिया अंडर कर्व 1 आना चाहिए। और सिमिलरली आपका fx2 स्मॉल x2 का पीडीएफ भी 0 से 1 है। मतलब x1 और x2 दोनों का पीडीएफ नॉन जीरो है बिटवीन 0 to 1। मतलब x1 और x2 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं विद सम प्रोबेबिलिटी, एंड आउटसाइड 0 से 1 दोनों क्या लेते हैं? 0 प्रोबेबिलिटी के साथ वैल्यू लेते हैं, ठीक है। दोनों x1 और x2 क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, दोनों का जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा x1 x2 में दे दिया नाम, है ना। दोनों का जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा मैं वो लिख सकता हूं fx1 एंड fx2, ठीक है। ये लिख सकता हूं कि नहीं? मैं ज्वाइंट पीडीएफ विल बी नथिंग बट fx1 fx2 होगा।
ठीक है, तो ज्वाइंट पीडीएफ भी नॉन जीरो कब होगा? जब x1 और x2 पॉइंट 0 से 1 के बीच में होंगे, x1 पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में होगा और x2 पॉइंट भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो fx(x1) भी नॉन जीरो होगा और fx(x2) भी नॉन जीरो होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन जीरो। और प्रोडक्ट होगा कितना? any point x1 between 0 to 1 and any point x2 between 0 to 1 at the same time। x1 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट हो, at the same time x2 भी 0 से 1 के बीच का पॉइंट हो, तो fx(x1) 1 into fx(x2) भी 1 होगा, है ना, तो ये 1 के बराबर होगा। तो fx(x1) x2 will be equal to 1 for x1 between 0 to 1 and x2 between 0 to 1 and other values of x1 and x2 fx(x1) x2 will be joint pdf will be 0, क्योंकि x1 की किसी और वैल्यू के लिए आउटसाइड 0 1 fx(x1) 0 हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट 0, x2 की किसी और वैल्यू 0 से 1 के आउटसाइड fx(x2) 0 हो जाएगा तो 0, तो बाकी पॉइंट्स पे fx(x1) x2 ज्वाइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा? 0। जब भी दो रैंडम वेरिएबल को एक साथ डील कर रहे हैं तो हम ज्वाइंट पीडीएफ से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ज्वाइंट पीडीएफ में एक सही लिमिट रख के, एक सही रेंज रख के x1 x2 की हम कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें x1 x2 दोनों इन्वॉल्व हुए हों। यहां पे x1 x2 दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, इस प्रोबेबिलिटी में और यहां पे भी x1 x2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं पहला केस करने जा रहा हूं फर्स्ट। ज्वाइंट पीडीएफ से देखो मैं कैसे करूंगा। ज्वाइंट पीडीएफ कहां यूज करते हैं? जहां प्रोबेबिलिटी में एंड रिलेशन जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, x1 और x2 की रेंज एंड से जुड़ी हो, देन वी यूज द ज्वाइंट पीडीएफ, इंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ, वी कैन फाइंड आउट दैट प्रोबेबिलिटी। सिंपल, देखो x1 0 से 1 के बीच में ही नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ या नॉन जीरो जिसका पीडीएफ नॉन जीरो है कुछ वैल्यूज ले रहा है और x2 की भी रेंज 0 से 1 ही है। देखो मैं रेंज रखना सिखा रहा हूं, ये लॉजिक बिल्ड कर लिए ना तो बहुत सारी चीजें सिंपल होने वाली, ठीक ना। अब देखो मुझे क्या चाहिए? x2 लार्जेस्ट, तो x2 को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, x2 की लिमिट सेट करना। मैं बाकी रैंडम वेरिएबल्स की लिमिट पहले डिसाइड करूंगा क्योंकि x2 लार्जेस्ट है, तो x2 की लिमिट सबसे लास्ट में डिसाइड करूंगा कि x2 क्या हो जाए, कि x2 की रेंज क्या हो जाए ताकि x2 सबसे बड़ा हो जाए। तो हमेशा जो लार्जेस्ट पूछा जाए या स्मॉलेस्ट, तो जिस रैंडम वेरिएबल को पूछा जा रहा है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, उसकी लिमिट आप सबसे लास्ट में रखोगे। बाकी रैंडम वेरिएबल की लिमिट्स आप पहले सेट करोगे कि x1 कैसे वेरी करे, x2 कैसे वेरी करे। अगर x3 को पूछा गया कि x3 लार्जेस्ट है फिर या x3 स्मॉलेस्ट है, तो पहले बाकी रैंडम वेरिएबल को डील कर लो। तो हमें x2 लार्जेस्ट पूछा गया तो हम पहले x1 को ले लेते हैं। हम कोई पॉइंट स्मॉल x1 ले लेते हैं बिटवीन 0 to 1, तो x1 को मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0 से 1 के बीच में, और साथ में अब देखो x1 मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0 से 1 के बीच में, रैंडम वेरिएबल x1 कोई पॉइंट ले रहा है स्मॉल x1 बिटवीन 0 to 1, कोई भी पॉइंट 0 से 1 के बीच में हो सकता है, x1 0.2 हो सकता है 0.3। तो आप जितने सैंपल x हैं पहले एक सैंपल पे रेंज दिखा लो, फिर x1 की सारी वैल्यू पे वो रेंज वैलिड हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या है, मैं कोई सैंपल वैल्यू ले रहा हूं रैंडम वेरिएबल x1 की बिटवीन 0 से 1 x1, इस x1 के करस्पॉन्डिंग x2 क्या वैल्यू ले ले कि x2 x1 से ज्यादा हो जाए। x2 क्या वैल्यू ले ले? x1 से ज्यादा ले ले। x1 से ज्यादा मतलब क्या? x1 से 1 के बीच में। तो आपका क्या हो जाएगा? हर सैंपल वैल्यू x1 का जो 0 से 1 के बीच में है उसके करस्पॉन्डिंग x2 x1 से 1 के बीच में वैल्यू ले ले, तो x2 x1 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, और x2 फिर लार्जेस्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एवरी सैंपल ऑफ x1 बिटवीन 0 to 1, दैट इज x1 सैंपल, x2 टेक्स द वैल्यू फ्रॉम x1 to 1, देन x2 विल बी लार्जेस्ट। जैसे मैं x1 अगर ले लेता लेट्स से 0.5, तो x2 कहां से कहां वैल्यू ले ले? 0.5 से लेके 1 तक, तो x2 क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। अगर x1 ने कोई सैंपल वैल्यू ली 0.5 और उसके करस्पॉन्डिंग अगर और से जुड़ा और उसके करस्पॉन्डिंग अगर x2 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू ले तो x2 x1 से बड़ा होगा। x1 कोई सैंपल 0.4 ले ले, उसके 0.4 के करस्पॉन्डिंग x2 कब बड़ा होगा? 0.4 से x2 1 के बीच में वैल्यू ले ले तो x2 x1 से बड़ा होगा। तो x1 के जितने सैंपल हैं 0 से 1 के बीच में, कोई भी सैंपल जनरल सैंपल x1 ले लो, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग अगर x2 x1 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा, अगर 0.5 है तो 0.5 से 1, 0.4 है तो 0.4 से 1, तो आपका x2 हमेशा x1 से बड़ा होगा।
तो x1 के जितने 07 सैंपल हैं, कोई भी सैंपल x1 लेते हो, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग अगर x2 x1 से 1 के बीच में लेगा तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में x2 x1 से बड़ा होगा। तो उस सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ज्वाइंट पीडीएफ का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा, टोटल इस रेंज की प्रोबेबिलिटी, और इस रेंज के लिए हमेशा x2 x1 से बड़ा है तो x2 ग्रेटर देन x1 की प्रोबेबिलिटी या x2 लार्जेस्ट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे x1, ये x1 की लिमिट है, ये दिस बिलोंग्स टू x1, तो x1 कोई भी पॉइंट लेगा 0 से 1 के बीच में, उस हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x2 कहां से वैल्यू लेगा, x1 से लेके 1। जैसे ये 0.4 लेगा तो ये 0.47, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन में x2 ग्रेटर देन x1 है। अगला ये पॉइंट जैसे लेगा 0.5, तो ये 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी x2 ग्रेटर देन x1 है। ये जैसे पॉइंट लेगा 0.6, ये 0.6 से 1 के बीच में वैल्यू ले लेगा, क्योंकि ये हर x1 के करस्पॉन्डिंग x1 से 1 ले रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन भी x2। तो इसमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसके लिए x2 ग्रेटर देन x1 है, और जितने पूरी रेंज हमने डिसाइड कर दी x1 और x2 की, जिसके लिए क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो हमने जब x1 और x2 की रेंज डिसाइड कर दी जिसके लिए x2 ग्रेटर देन x1 है, तो उस रेंज के लिए हम ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन कर देते, हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। x1 कोई सैंपल वैल्यू स्मॉल x1 लेता है 0 से 1 के बीच में, और साथ में x2 x1 से 1 ले ले, तब x2 ग्रेटर देन x1 होगा, और साथ में होना चाहिए। तो इसीलिए और जब रहता तो ज्वाइंट पीडीएफ हम लेते हैं, तो fxy, ये x1 x2 है ना, fx x1 x2 x1 x2 dx1 dx2 इंटीग्रेशन कर दो, और ये क्या है, ये x2 की लिमिट है x1 से 1, ये ध्यान रखना। तो हम रख देते हैं वैल्यू 0 से 1, और x1 पॉइंट ऑब्वियसली क्या है, ये x1 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट है, x1 से 1 भी क्या है, 0 से 1 ही कोई पॉइंट है। और देखो x1 भी 0 से 1 के बीच में और x2 भी 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट है, क्योंकि x1 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट है और 1 अपर लिमिट 1 है, तो ये भी x2 की लिमिट भी 0 से 1 है, x1 की लिमिट भी 0 से 1 है। उस रेंज में fx1 x2 क्या है, fx1 इंटू fx2, ये 1 है इस रेंज में x1 की, और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 ये 1 dx1 dx2। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, dx2 के रिस्पेक्ट में, तो 0 to 1 dx1 बाहर, 1 dx2 इज x2, और x2 की लिमिट क्या है, x1 से 1 है, ये बच गया। अब यहां देखो 0 से 1, ये 1 माइनस क्या हुआ, x1 dx1 है ना, और ये हो गया x1 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। तो 1 पे तो ये नॉन जीरो होंगे दोनों, और 0 पे दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2। तो x1 के लार्जेस्ट, x2 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 बाई 2 आ गई। x2 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 बाई 2 आ गई, ठीक है ना। तो लॉजिक डेवलप करो बेटा, लॉजिक, है ना, समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया सबको। 1 बाई 2, x2 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 बाई 2। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखना भी आपको सिखा सकता हूं। अब देखो लॉजिक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता, मैं ये सब कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करता, आपको करना पड़ा। अब देखो मेरा लॉजिक ध्यान से सुनना, 1 बाई 2 मैं बता देता। अगर मैं इसी में पूछता x1 लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी, देखो कुछ बदलता नहीं, x1 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं पहले x2 ले लेता 0 से 1 के बीच में कोई, मैं x2 को पहले कंसीडर करता, 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल स्मॉल x2 कंसीडर करता, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग x1 अगर x2 से 1 के बीच में कोई सैंपल लेता तो मेरा काम हो जाता। ये क्या आता, इस रेंज में ये dx1 dx2, और ये x1 की रेंज है, तो ये फिर से आता 1 माइनस x2 इंटीग्रेशन dx2 0 to 1, ठीक है ना। और देखो फिर से यही आता x2 माइनस x2 स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, और ये फिर से 1 बाई 2। तो x1 के लार्जेस्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 बाई 2। वैसे भी ध्यान से सोचो, दो रैंडम वेरिएबल हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट, और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, दोनों 0 से 1 के बीच में ही दोनों की पीडीएफ क्या है, सेम है। दोनों को अगर ध्यान से देखो, x1 और x2 एकदम आइडेंटिकल है कि नहीं, पहले बताओ। x1 जैसा है वैसा x2 है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more.
If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. तो हमने देखो x2 की प्रोबेबिलिटी जब हमने क्या x1 की लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी निकाली, वो भी 1/2 आ गया। क्या निकाला? x1 की लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो भी 1/2 आ गया, और x2 की जब निकाली थी वो भी 1/2। तो अब देखो यहां मैं एक आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एग्जाम। अगर एग्जाम होता तो मैं इसका आंसर सीधे सीधे 1/2 टिक करके आ जाता, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन का मैं आंसर टिक करके आ जाता 1/2 विद इन 10 सेकेंड्स। आप कहोगे कैसे सर कर सकते थे, कैसे इतना सोच रहे थे? ये एनालिसिस करना जरूरी था। वो जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट लॉजिक। इफ यू थिंक लॉजिक देन यू कैन आंसर इन 1 लाइन। इसी तरह से 3 रैंडम वेरिएबल का मैं 1 लाइन में आंसर टिक करके आता, जो क्वेश्चन 2-2 पेज के सोल्यूशन आपके बुक्स में दिए गए हैं ना, सोल्यूशन बुक्स में। ठीक है, ध्यान से सोचो, ये दोनों पहले चीज इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंडिपेंडेंट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड इज इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दोनों रैंडम वेरिएबल क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। तो पहली चीज क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स हैं। देखो किस केस में हम एग्जैक्ट आंसर टिक कर सकते हैं जब भी एग्जाम में आए, मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, अगर केस मिलता है तो डायरेक्टली आंसर टिक कर देना। पहली चीज रिक्वायरमेंट है कि रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां दोनों रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब दोनों एक जैसे हैं। दोनों क्या हैं, एक जैसे, उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एकदम एक जैसे हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं। और साथ में क्या है, ये इंडिपेंडेंट भी हैं। ये भी IID, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट भी हैं और साथ में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दोनों रैंडम वेरिएबल। ध्यान से देख लो, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब बताओ मेरे को, ध्यान से बताना, अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकली एक जैसे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितने केसेस में x1 ज्यादा रहा होगा लार्जेस्ट, उतने ही केसेस में x2 भी लार्जेस्ट होगा, है गारंटीड है। जितने रेंजेस में या जिस रेंज में जितने पॉइंट्स के लिए x1 लार्जेस्ट रहा होगा, फॉर सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स x2 भी लार्जेस्ट रहा होगा, क्योंकि x1 x2 एक दूसरे से सेम है, लेकिन केवल सेम होना सफिशिएंट नहीं है, सेम होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है। क्यों? अगर मान लो दोनों के पीडीएफ सेम होते, मान लो ट्रायंगुलर होते या कैसे भी सेम होने चाहिए, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दोनों के पीडीएफ सेम, लेकिन दोनों अगर डिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंसी ऐसी होती कैसी कि जब x1 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू लेता है तो x2 1/3 से ज्यादा वैल्यू लेता है, और जब x1 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है तो x2 भी 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है। तो आप देखो, जब ये डिपेंडेंसी हो गई तो जब x1 लार्जेस्ट का केस बनाओगे तो कुछ अलग बनेगा, क्योंकि यहां डिपेंडेंसी है, और x2 के लार्जेस्ट का केस बनाओगे तो कुछ अलग होगा, क्योंकि इस डिपेंडेंसी की वजह से रेंज चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब x1 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू ले रहा होगा, तब x2 0 से 1/3 के बीच में वैल्यू ले ही नहीं सकता, 1/3 से ज्यादा वैल्यू ले रहा होगा। तो ये पॉइंट्स आपके गायब हो जाएंगे तो रेंज से x2 के। तो जब x1 लार्जेस्ट लोगे तो x2 में कुछ पॉइंट मिसिंग होंगे, है ना, x2 के कुछ पॉइंट्स आप नहीं इंक्लूड कर पाओगे। और जब x2 आप लार्जेस्ट लोगे, सिमिलरली x1 के कुछ पॉइंट हो सकता है, कुछ अलग पॉइंट्स मिसिंग होंगे। जब x2 लार्जेस्ट लोगे तो आपके x1 के कुछ पॉइंट मिसिंग हो जाएंगे जो x1 में नहीं थे, है ना, जो x1 वाले लार्जेस्ट केस में नहीं थे। तो दोनों का जो इंटीग्रेशन रेंज आएगा वो अलग अलग आएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी जैसे डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्योंकि डिपेंडेंसी के केस में आपकी एक की रेंज कुछ अलग आएगी, दूसरे की रेंज अलग आएगी। ये चीज बस समझने की कोशिश करो, बस यही चीज समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली टिक करके आओगे, है ना, कि जब x1 x2 पे डिपेंड करने लगेगा, मतलब x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली x2 x1 पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चीजें सेम है। तब जब हम x1 के लार्जेस्ट की रेंज होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि x1 वेरी करेगा तो x2 x1 की कुछ वैल्यूज के लिए अलग वैल्यूज लेगा, कुछ वैल्यूज के लिए अलग। सिमिलरली जब x1 लार्जेस्ट का केस देखेंगे तो x2 कि कुछ रेंज के लिए x1 कुछ अलग वैल्यूज लेगा, x2 की कुछ रेंज के लिए कुछ अलग। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे फॉर x1 लार्जेस्ट तो एक अलग इंटीग्रेशन आएगा, एक अलग इंटीग्रेशन आएगा। और जब
x2 का इंटीग्रेशन x2 के लिए लार्जेस्ट के लिए करेंगे तो एक अलग इंटीग्रेशन आएगा। ज्वाइंट पीडीएफ तो हम निकाल ही लेंगे, दोनों केस में हम इंटीग्रेट ज्वाइंट पीडीएफ fx1 x1 x2 करेंगे और तब ज्वाइंट पीडीएफ ये होगा भी नहीं fx1 into fx2, लेकिन ज्वाइंट पीडीएफ तो दोनों केस में सेम ही होगा ना। ज्वाइंट पीडीएफ fx1 डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से और उसी को इंटीग्रेट करेंगे जब x1 लार्जेस्ट होगा उसकी एक अलग रेंज के लिए, और उसी को इंटीग्रेट करेंगे x2 के लिए तब अलग रेंज होगी। तो सेम पीडीएफ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अलग अलग रेंज के लिए तो अलग अलग वैल्यू जाएंगी कि नहीं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब तो दोनों की अलग अलग रेंज नहीं होगी ना। जब इंडिपेंडेंट हो गया तो अब यहां ऐसा नहीं है कि x1 की किसी रेंज के लिए x2 कुछ और है, x2 की किसी और रेंज के लिए x1 कुछ और है, तो दोनों का जब रेंज डिसाइड करने का टाइम आया तो अलग आ गया, ऐसा नहीं होगा। अब जब दोनों इंडिपेंडेंट है तो x1 07 के बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, साइमल्टेनियसली x2 07 के बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, और दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो जितने केसेस में x1 लार्जेस्ट होगा उतने ही केसेस में x2 को लार्जेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने से अब आप रेंज वेरी नहीं कर सकता। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, दोनों मतलब सेम रेंज में वैल्यूज ले रहे हैं, और दोनों इंडिपेंडेंटली 07 के बीच में ये भी वैल्यू ले सकता है, ये भी वैल्यू ले सकता है। तो सारे पॉसिबल केसेस जो x1 वाले केस में आएंगे लार्जेस्ट के, वो सारे पॉसिबल केस x2 में भी आएंगे, क्योंकि यहां पे डिपेंडेंसी नहीं है तो सारी रेंजेज यहां भी पॉसिबल हैं जो x1 वाले केस में पॉसिबल है। जबकि डिपेंडेंसी थी तो x1 में कुछ रेंजेज हो सकती हैं x2 में ना हो, और x2 में कुछ रेंजेज हो सकती हैं जो x1 में ना हो, तो अलग आ सकता है। तो जितने केसेस में x1 लार्जेस्ट उतने ही केसेस में x2 लार्जेस्ट होगा। फिर देखो कभी भी या तो x1 ज्यादा होगा या x2 ज्यादा होगा कि नहीं। अब कुछ कहेंगे सर कुछ पॉइंट पे x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है। x1 इज इक्वल टू x2 कब हो सकता है? जब x1 एक सिंगल पॉइंट हो और x2 भी एक सिंगल पॉइंट हो, और सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है बेटा। तो x1 इज इक्वल टू x2 की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 होगी। x1 इज इक्वल टू x2 की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 होगी, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 एक सिंगल पॉइंट पे ही हो सकता है। जब x1 1 वैल्यू ले और x2 भी 1 वैल्यू ले, और x1 1 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 होगी। x1 0.5 वैल्यू ले तो x2 भी 0.5 वैल्यू ले तभी x1 इज इक्वल टू x2 हो सकता है। तो 0.5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? x2 के 0.5 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो सिंगल पॉइंट अगर हो x1 और x2 सिंगल पॉइंट हो तभी सेम हो सकते हैं। x1 के 0.5 वैल्यू के लिए x2 कोई रेंज में वैल्यू नहीं ले सकता x1 इज इक्वल टू x2 के लिए, और जब रेंज में वैल्यू नहीं लेगा एक सिंगल पॉइंट लेगा, और सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कंटीन्यूअस में? 0। तो बचे क्या? या तो x1 x2 से बड़ा होगा या x2 x1 से बड़ा होगा। और अभी आपने कहा इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितने केसेस में x1 बड़ा होगा उतने ही केसेस में x2 भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे और इंडिपेंडेंटली सेम रेंज में वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो या तो x1 बड़ा होगा या तो x2, सारे केसेस में जितने टोटल पॉसिबल केसेस हैं, और टोटल पॉसिबल केसेस की प्रोबेबिलिटी 1, तो x1 बड़ा या x2 बड़ा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। जितने पॉइंट्स आप कंसीडर कर लो x1 x2 के, सारे केसेस में या तो x1 बड़ा या तो x2। x1 इज इक्वल टू x2 वाला पॉइंट तो 0 प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कंसीडर करना हो ना करो कोई मतलब नहीं। और आपने कहा जितने केसेस में x1 बड़ा होगा उतने केसेस में x2, तो x1 ग्रेटर देन x2 की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो x2 ग्रेटर देन x1 की, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 है, तो एक सिंगल x1 लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2 ही आएगी। सिमिलरली मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं 3 रैंडम वेरिएबल के केस में। यही अगर x1 x2 x3 3 रैंडम वेरिएबल्स होते, उसको मैं करके भी दिखाऊंगा, और तीनों इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेदर दिस आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रायंगुलर, वेदर इट इज गॉसियन, इट डजंट मैटर। आइडेंटिकली होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो x3 के लार्जेस्ट होने की या x2 के लार्जेस्ट होने की या x1 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आती? 1/3, क्योंकि जितने केसेस में x3 लार्जेस्ट होता उतने ही केसेस में x2, उतने ही केसेस में x1, और इक्वल टू वाले पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है 0। और एट ए टाइम कोई ना कोई तो ज्यादा होगा, या तो x3 ज्यादा होगा या x2 ज्यादा होगा या x1 ज्यादा होगा। तो x1 ज्यादा है प्लस x2 ज्यादा है या प्लस x3, तो ये सारे पॉइंट को कवर कर देंगे। x1 ज्यादा है या x2 ज्यादा है या x3, तो इन तीनों को मिला के प्रोबेबिलिटी 1, और x1 के ज्यादा होने के उतने ही केसेस हैं जितने x2 के ज्यादा होने के केसेस हैं जितने x3 के, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 3p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/3, सीधे आंसर आता है, यहां से लिख देते हैं। तो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के केस में अगर देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स एंड यू आर आस्क्ड दैट
x1 के या x2 के या x3 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सिंपली अगर n रैंडम वेरिएबल है तो 1/a। इस सिमिलरली केस हो जाता x1 के स्मॉलेस्ट या x2 के स्मॉलेस्ट। देखो जब x2 लार्जेस्ट था तो यहां x1 क्या था, स्मॉलेस्ट, x1 छोटा था, और जब x1 लार्जेस्ट था तो x2 छोटा था। तो या तो x2 छोटा होगा जितने केसेस में, उतने केसेस में x1 भी छोटा होगा, और एट ए टाइम कोई ना कोई छोटा तो होगा ही। तो टोटल प्रोबेबिलिटी x1 के छोटा या x2 के छोटा होने की मिलके 1, तो x1 के छोटा होने और x2 के छोटा होने के केसेस सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल, तो 2p = 1, p = 1/2। तो x1 के स्मॉलेस्ट और x2 के स्मॉलेस्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या आती, 1/2 और 1/2 आती सिंपली। तो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का केस लो, सीधे आंसर लिखो, ठीक है ना, हमेशा आएगा, मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। अब देखो ये वाला केस लेते हैं, हम इसको ज्वाइंट पीडीएफ से करते हैं। जब हम z = x + y रैंडम वेरिएबल का, ये x + y एक तरह से है, ये एक सिंगल रैंडम वेरिएबल भी बन सकता है। तो z = x + y वाले केस में हमें कैसे पीडीएफ फाइंड करते हैं, अगर x1 और x2 का पीडीएफ पता हो तो z रैंडम वेरिएबल जो x + y है, x + y से मिलके बना है, तो z रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ क्या होगा, हम वो अगर फाइंड कर लें तो ये सिंपली x1 + x2 को z से रिप्लेस कर दो, तो ये z > 1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और z एक सिंगल रैंडम वेरिएबल, और सिंगल रैंडम वेरिएबल का अगर पीडीएफ मुझे पता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उस सिंगल पीडीएफ को इस रेंज के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बस एरिया, ठीक है ना। लेकिन यहां हम उससे नहीं कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने बताया था जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी आए तो पहले इनइक्वालिटी में इक्वलिटी ले लो, >1 लेना है तो पहले = 1 ले लो। आपको देखो एक को ले लो x एक्सिस पे, एक को ले लिया y एक्सिस पे, ये x + y भी लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो x1 आप कह रहे हो 0 से 1 वेरी करता है, 0 से 1, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x2 = 1 - x1, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, ध्यान से देखो, y = ये y है, y = mx + c, y = -x1 + 1, तो जब x1 0 तो x2 = 1, और जब x1 1 तो x2 = क्या, -1 + 1 0, ठीक है ना। तो ये लाइन है। अब ध्यान से देखो, अगर x1 रैंडम वेरिएबल कोई सैंपल पॉइंट लेता है 0 से 1 के बीच में, स्मॉल x1 के पॉइंट को मैं स्मॉल x1 से दिखाया, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग x2 क्या पॉइंट लेगा, x2 पॉइंट लेगा 1 - x1, क्योंकि ये क्या है, x2 = 1 - x1, तो x1 ने कोई वैल्यू ली स्मॉल x1, तो x2 ने वैल्यू ले ली 1 - x1। तो अब ध्यान से देखो, अगर x1 कोई पॉइंट लेता है स्मॉल x1 और x2 साथ में पॉइंट ले ले किसके बराबर, 1 - x1 के बराबर, तो x1 + x2 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। अब अगर x1 कोई सैंपल ले स्मॉल x1 0 से 1 के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग x2 अगर 1 - x1 से ज्यादा वैल्यू ले ले तो x1 + x2 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं, क्योंकि x1 ने तो x1 रैंडम वेरिएबल कैपिटल x1 ने स्मॉल x1 वैल्यू ले ली, और अगर साथ में x2 1 - x1 ले रहा है तो ये समेशन 1 के बराबर, और साथ में अगर x2 1 - x1 से ज्यादा ले लेगा तो ये समेशन 1 से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं। जब x2 1 - x1 है तो ये समेशन 1 है, और जब ये 1 - x1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये समेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर x1 > x2, अगर कोई x1 सैंपल वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में, रैंडम वेरिएबल x1 कोई सैंपल वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में x1, उसके करस्पॉन्डिंग अगर x2 1 - x1 से ऊपर वैल्यू ले ले, 1 - x1 से ज्यादा ले ले, तो ये समेशन x1 + x2 > 1 आएगा, है ना। 1 - x1 से ज्यादा वैल्यू ले ले, और 1 - x1 से लेके कहां तक, अप टू 1 तक ही x2 का पीडीएफ नॉन जीरो होता है। 1 से ज्यादा के लिए x2 का पीडीएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब x2 1 से भी ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए तो पीडीएफ 0 हो जाता है, 0 से 1 के बीच में। तो हम किसको इंटीग्रेट कर दें, x1 x2 dx1 dx2, सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, है ना। वैसे भी ध्यान से देखो, x1 + x2, जब भी x1 वैल्यू लिया, x1 ने 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल वैल्यू, लेट्स से ये सैंपल वैल्यू 0.5 है, इसको समझने के लिए देखो, तो अगर देखो ध्यान से, x2 रैंडम वेरिएबल क्या ले ले, 1 - x1 पॉइंट कहां आएगा, इसको 0.7 ले लो, तब आपको ज्यादा अच्छे से, है ना। x1 आपने कहा कि कोई सैंपल वैल्यू लिया स्मॉल x1 = 0.7, तो 1 - x1 पॉइंट कहां आएगा, 0.3। अब देखो 0.7 ये वैल्यू ले चुका है एक सैंपल, अब अगर x2 0.3 वैल्यू लेगा तो 0.7 + 0.3 क्या हो जाएगा, 1,
और अगर x2 0.3 से ज्यादा वैल्यू जितनी लेगा 0.3, 0.35, 0.4, 0.6, 0.7, तो ये x1 प्लस x2 0.7 प्लस 0.4 ग्रेटर देन 1, 0.7 प्लस 0.5 ग्रेटर देन 1, 0.7 प्लस 0.6 ग्रेटर देन 1। तो x2 0.3 से अगर 1 के बीच में जितनी वैल्यूज लेगा उन सबके लिए x1 प्लस x2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो x1 कोई सैंपल वैल्यू 0.7 लेता है बिटवीन 0 to 1, जैसे कोई सैंपल लेता है x1 जैसे लेता है 0.5, तो 1 माइनस x1 to 1 x2 वैल्यू ले ले 0.5 से 1 के बीच में, तो ये 0.5 प्लस 0.5 1, और x2 कहां से वैल्यू ले रहा है 0.5 से 1 के बीच में, जैसे 0.6 0.7, तो हमेशा 0.5 प्लस 0.6 इज ग्रेटर देन 1, 0.5 प्लस 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5 प्लस 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5 प्लस 0.8। जैसे आपके x1 ने कोई सैंपल वैल्यू लिया लेट से 0.8, फिर x2 कहां से कहां वैल्यू ले ले 1 माइनस x1 दैट इज 0.221, तो देखो 0.8 प्लस 0.2 तो 1 के बराबर, और 0.2 से ज्यादा वैल्यू ले रहा 0.21, 0.8 प्लस 0.21 1.01, 0.8 प्लस अगला पॉइंट 1 माइनस x1 से 1 की तरफ ये पॉइंट ले रहा है, अगला पॉइंट लेट से 0.3, 0.8 प्लस 0.3 ग्रेटर देन 1, 0.4, 0.8 प्लस 0.4 ग्रेटर देन 1, 0.8 प्लस 0.5 ग्रेटर देन 1। तो कोई सैंपल वैल्यू x का x1 का बिटवीन 0 to 1 x1 के लिए अगर y रैंडम वेरिएबल x2 1 माइनस x1 से 1 के बीच में सैंपल वैल्यू ले, तो आपका क्या आ जा रहा है, आपका ये इनइक्वालिटी x1 प्लस x2 1 से ज्यादा आ रहा है। तो x1 अगर आपने 0.4 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग x2 क्या ले ले, x2 ले ले 0.6 से 1 के बीच में, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। x1 आपने लिया कोई 0.5, तो आपका x2 कहां से ले ले 0.5 से 1 के बीच में, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आपने x1 लिया 0.8, तो x2 कहां से कहां हो जाए, x2 हो जाए 0.2 से 1 के बीच में, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हर x1 के करस्पॉन्डिंग अगर y 1 माइनस x1 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 हो जाएगा। तो आपने x1 के जितने पॉइंट पॉसिबल सैंपल से 0 के 1 के बीच में, उस हर सैंपल x1 के करस्पॉन्डिंग x2 को कहां से कहां वेरी किया 1 माइनस x1 से 1 के बीच में, तो ये आपका वो सारे पॉइंट इसने दे दिया x1 के जितने सैंपल से 0 के 1 के बीच में, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग x2 को वेरी किया 1 माइनस x1 से 1 के बीच में, तो इसने वो सारे पॉइंट दे दिए जिसके करस्पॉन्डिंग x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 है। जैसे आपने x1 0.4 लिया तो आपने x2 को वेरी कर दिया 0.6 to 1, तो इससे जितने पॉइंट बने x1 x2 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने 0.4 x1 और x2 0.6 से 1 के बीच में, इस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 था। x1 को आपने लिया 0.5, x2 को वेरी कर दिया 0.5 से 1 के बीच में, इस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आपको x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 मिला। x1 को लिया आपने 0.6 और x2 को वेरी कर दिया 0.4 से लेके 1 तक, इस सारे कॉम्बिनेशन में भी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 मिला। तो ये जो आप रेंज लिए हो 0 से 1 और ये उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन x1 x2 के बता रहा है जिसके लिए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 है। उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने हैं उसके बीच में पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, वो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है उन सारे पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, है ना। और यहाँ पे एंड रिलेशन है, अगर x1 कोई सैंपल वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में x1 कोई वैल्यू लेता है x1 बिटवीन 0 to n, और साथ में y कहां से कहां ले ले 1 माइनस x1 से 1 के बीच में वैल्यू, तब आपका x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये एंड से जुड़ा हुआ है, और एंड से केस में जुड़ा हुआ हो जब, तो हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट पीडीएफ यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना। तो ये देखो ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो अब देखो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 1। ये 0 से 1 किसकी लिमिट है बेटा, ये x1 की लिमिट है ना, और x2 1 माइनस x1 से 1 के बीच में, और ये देखो ये पॉइंट भी x1 0 से 1 के बीच में है और x2 भी देखो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1 माइनस x1 विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1 और ये 1। तो x1 जब 0 से 1 के बीच में हो और x2 भी 0 से 1 के बीच में, हर x1 की वैल्यू के लिए 1 माइनस x1 0 से 1 के बीच का ही पॉइंट होगा। तो ये भी लिमिट 0 से 1 के बीच की, ये भी 0 से 1 के बीच में, और उस केस में fx(x1) 1 होता है, fx(x2) भी 1 होता है, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो fx(x1) x1 विल बी 1 बिटवीन दीज लिमिट्स ऑफ x1 एंड x2। ज्वाइंट पीडीएफ विल बी दिस रिलेशन। तो fx(x1) 1 है इस रेंज में, fx(x2) भी 1 है इस रेंज में, तो ये प्रोडक्ट 1 हो गया। अब देखो इंटीग्रेट कर दो 0 to 1, पहले हम x2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, dx1 बाहर,
तो आया कितना, x2 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस x1 to 1, तो ये dx1 बचा हुआ है 0 to 1, ये 1 रखा, 1 माइनस 1 माइनस x2, 1 1 कैंसिल, बचा क्या x1 dx1, और ये x1 स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ये भी कितना आ गया 1/2, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 आ गई। सिंपल ये आंसर है ना, यही आंसर आएगा। क्लियर? तो आपको एक रैंडम वेरिएबल की पूरी कांस्टेंट के टर्म में रेंज रखनी है और बाकी रैंडम वेरिएबल्स की रेंज क्या रखनी है, वेरिएबल पॉइंट्स के टर्म में रखनी है ना, वेरिएबल पॉइंट्स के टर्म में, है ना। हमेशा जब भी आप जॉइंट पीडीएफ से कोई निकालना चाह रहे हो इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखो। जैसे x1 की रेंज हमने 0 से 1 रख दी, तो x2 की रेंज वेरिएबल के टर्म में होगी और वो वेरिएबल क्या होना चाहिए x1, ताकि आपका इंटीग्रेशन x2 के रिस्पेक्ट में x1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर x1 का इंटीग्रेशन x1 के फॉर्म में आएगा जब x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और x1 की लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखने पे वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/2। इसका निकाल लेते हैं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 3 रैंडम वेरिएबल लेके आऊंगा और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आपको करके दिखाऊंगा। आप एकदम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, चीजों को सोचना सीखो ध्यान से। अब इसको मुझे बताना है, तो मैंने क्या कहा था, ये और अच्छा क्वेश्चन है तीसरा वाला। पहले x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1.5 ले लो और उससे एक लाइन प्लॉट करो। अभी इसमें देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, x2 यहां पे ले लिया। अब देखो ये लाइन क्या है, x2 इज इक्वल टू, ये चल नहीं रहा, x2 इज इक्वल टू ये क्या है 1.5 माइनस x1, तो इसका ये स्लोप है -1 के बराबर। अब देखो x1 तो 0 से 1 के बीच में ही वेरी करता है, जहां पे उसका पीडीएफ नॉन जीरो, तो हम x1 की 0 से 1 रेंज के लिए ही इसको प्लॉट करते हैं, बाकी रेंज को प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और देखो x1 जब 0 है तो ये क्या हो गया, x2 इज 1.5 एंड व्हेन x1 इज 1 देन दिस विल बी, यहां 1 पे 0 नहीं होगा। एक मिनट, इस लाइन को फिर से प्लॉट करते हैं। तो देखो एट x1 इज इक्वल टू व्हाट, x1 इज इक्वल टू 0, y इज 1.5 एंड व्हेन x1 इज इक्वल टू क्या 1, तो दिस 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, दिस इज नथिंग बट 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो हम कोई पॉइंट स्मॉल x1 कंसीडर करते हैं बिटवीन 0 से 1, जो हम करते हैं, तो x1 की रेंज क्या हो गई, x1 इज एनी पॉइंट बिटवीन 0 to 1 और उसके करस्पॉन्डिंगली y कहां वेरी करना चाहिए। हर x1 पॉइंट जो 0 से 1 के बीच में है उसके करस्पॉन्डिंग x2 कहां से कहां वेरी करे ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, उसी में ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हुए डायरेक्ट लिखना शुरू करो। अभी तक मैं आपको पॉइंट विजुलाइज करने की कोशिश करवा रहा था, है ना, ठीक है। तो हर x1 पॉइंट जो 0 से 1 के बीच में है उसके करस्पॉन्डिंग y x2 कहां से कहां वेरी करना चाहिए वो मैं डिसाइड कर लूं, उसके बाद वो रेंज डिसाइड कर लूं, उसमें ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो जब x1 पॉइंट आप लोगे यहां पे, तो ध्यान से देखो इस लाइन से ये पॉइंट क्या आएगा 1.5 माइनस x1 आ जाएगा। x1 को 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट लिया x1, उसके करस्पॉन्डिंग x2 क्या आ जाएगा 1.5 माइनस x1। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर आप देखो x1 प्लस x2, अगर x1 को आपने लिया स्मॉल x1 बिटवीन 0 to 1 और x2 को अगर आपने ले लिया 1.5 माइनस x1, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। अगर 1.5 माइनस x1 को आपने x2 को सॉरी, है ना, अगर x1 को आपने स्मॉल x1 लिया और x2 को आपने 1.5 माइनस x1 ले लिया, तो दिस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1.5। अब अगर x1 को तो मैं x1 ही ले रहा हूं, x2 को मैं 1.5 माइनस x1 से ज्यादा ले लूं, तो ये x1 प्लस 1.5 माइनस x1 ग्रेटर देन 1.5 आ जाएगा कि नहीं। जब x2 को मैंने लिया 1.5 माइनस x1 तो ये समेशन 1.5 आया, जब मैं x2 को 1.5 माइनस x1 से ज्यादा ले लूंगा तो ये समेशन क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1.5 आ जाएगा कि नहीं। मतलब x2 मस्ट बी, वैसे भी मैंने कहा था जब x1 के लिए ये इतना आया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1.5 के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आया है। अब अगर x2 को मैं इससे ज्यादा ले लूंगा तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाली हो जाएगी, अगर x2 को मैं इससे नीचे ले लूंगा तो ये इनइक्वालिटी लेस देन 1.5 वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लेस देन 1.5 वाली भी सॉल्व करना खुद से,
ठीक है, तो अब देखो ध्यान से ये क्या बता रहा है, 1.5 माइनस x1 टू कहाँ होना चाहिए, 1.5 माइनस x1 से ज्यादा होना चाहिए x2 को फॉर every single point x1 between 0 to 1 of x1, y x2 has to be greater than 1.5 minus x1 for x1 plus x2 to be greater than 1.5। तो 1.5 माइनस x1 से ग्रेटर देन होना चाहिए x2, और x2 कहां तक अपर लिमिट पहुंच सकता है उसका 1 तक, उससे ज्यादा अगर ले लोगे 1.5 माइनस x2 से बढ़ाते गए, इसके ऊपर जितना ले लोगे x2 को 1.5 माइनस x1 से जितना ज्यादा लेते जाओगे 1.5 माइनस x1 से ऊपर, ये समेशन हमेशा 1.5 से ज्यादा आएगा। लेकिन x2 को मैक्सिमम कहां तक ले सकते हो 1 से ऊपर अगर ले लिए तो ये क्या होने लगता है, x2 का पीडीएफ क्या होने लगता है, 0 होने लगता है। x2 1 से ज्यादा वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होती, तो उन पॉइंट्स को लेना नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी 0, तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1 तक। और हम इस ज्वाइंट पीडीएफ को इसमें इंटीग्रेट कर दें। अब देखो ध्यान से, हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी x1 x2 x1 x2 dx1 dx2, ये तो हमने निकाल लिया कि ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाई होगी, x1 और x2 की किस रेंज के लिए, x1 की रेंज एक कांस्टेंट ले ली, कोई पॉइंट ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हर x1 बिटवीन 0 to 1 x2 should be between this limit, then this inequality will always be satisfied। तो इसमें वो सारे पॉइंट है जिनके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, और उन सारे पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। अब ध्यान से देखो 1.5 माइनस x1, x1 देखो अगर x1 जो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है, 1.5 माइनस x1, ध्यान से देखो, अगर x1 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है, अगर 0 से ये 0.5 के बीच में कोई वैल्यू लेता है, जब तक x1 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू लेगा, आप बताओ ध्यान से, 0 से पॉइंट के बीच में, तो ये 1.5 माइनस x1 1 से ज्यादा वैल्यू लेगा कि नहीं। जैसे x1, ये x1 की लिमिट है ना 0 से 1 के बीच में, तो x1 अगर 0.2 वैल्यू ले ले तो 1.5 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 1.3। तो ये 1.3 से ज्यादा होना चाहिए, अपर लिमिट हमने 1 यहां रख दिया, एक्चुअल में 1.5 x1 से ज्यादा अप टू इंफिनिटी तक रेंज होनी चाहिए x2 की, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5, लेकिन हमने अपर लिमिट 1 क्यों रखी थी, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते 1 से ज्यादा नहीं हो सकता x2, उसके लिए 0 होने लगेगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर x1 0 से 0.5 के बीच का कोई पॉइंट है, तो ये वाली जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट से ज्यादा हो गई। मतलब एक तरह से ध्यान से सोचो, अगर x1 पॉइंट आप 0 से 1/2 के बीच का ले रहे हो, तो आपका जो 1.5 x1 है वो 1 से ऊपर जा रहा है। देखो ना, अगर 0 से 1/2 के बीच का कोई पॉइंट लेते हो x1 को, स्मॉल x1 अगर 0 से 1/2 के बीच में होता है, तो x2 कहां से, x2 जो 1.5 माइनस x1 पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं। ध्यान से देखो, क्योंकि देखो यहां 0.3 ले लो, 1.5 माइनस 0.3 1.2 है ना। अगर x1 1/2 होता तो 1.5 माइनस 1/2 कितना होता 1, और x1 अगर 1/2 से लेस है तो 1.5 माइनस x1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं। 1/2 पे ये डिफरेंस 1 है, और x1 अगर 1/2 से कम घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 से ज्यादा होगा। तो अब देखो जितने x1 के पॉइंट है 0 से 1/2 के बीच में, उनके लिए जो 1.5 माइनस x1 है वो 1 से ज्यादा है, और x1 प्लस x2 को 1.5 से ज्यादा होने के लिए x2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 माइनस x1। तो अगर x1 आपने 0 से 1/2 के बीच में लिया, तो जो x2 है वो 1 से ज्यादा और उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे x1 कोई पॉइंट लिया 0.3, तो x2 अगर 1.2 के बराबर है, तब तो x1 प्लस x2 क्या हो गया 1.5, और अगर x2 1.2 से ज्यादा है तभी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन x2 के 1.2 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो जब तक x1 0 से 1/2 के बीच में होगा, तब तक x1 प्लस x2 के ग्रेटर देन 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। वैसे भी देख लो यहां ध्यान से देखो, x1 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले सकता है, और x2 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले सकता है विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो अगर जब तक x1 0 से 0.5 के बीच में कोई पॉइंट वैल्यू लेगा, और x2 आपको पता है 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता विद प्रोबेबिलिटी,
1 के बाहर वैल्यू लेने की x2 की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो x2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है 1। तो जब x1 अगर आपका 0.5 से कम होगा तो x1 प्लस x2 कभी 1.5 से ज्यादा हो सकता है? कॉमन सेंस लगा के बताओ, नहीं हो सकता, क्योंकि x1 मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो x2 मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो x1 को 0.5 से ज्यादा ही होना पड़ेगा ना x1 प्लस x2 को 1.5 से ज्यादा होने के लिए, क्योंकि x2 जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है और x1 प्लस x2 को ग्रेटर देन 1.5 होना है, तो आपको दूसरे वाले को 0.5 से ज्यादा होना पड़ेगा कि नहीं? x2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ले सकता है, तो x1 को कम से कम 0.5 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 हो सकता है। इसीलिए जब तक 0 से 0.5 होगा x1, उसके लिए ये लिमिट 1.5 माइनस x1 क्या है? 1 से ज्यादा, और मतलब ये एक्चुअल में क्या है? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 के लिए क्या होना चाहिए? x2 मस्ट बी, आपका जो x2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 माइनस x1 होना चाहिए। मतलब किसी भी सैंपल 0 से 1 के बीच में x1 के किसी भी सैंपल x1 के लिए 0 से 1 के बीच में आपका x2 कहां से कहां होना चाहिए? 1.5 माइनस x1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1.5 माइनस x1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक होना चाहिए x2 का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5। एक्चुअली ये है, हम 1 तक क्यों कंटेन कर देते थे? क्योंकि x2 1 से ज्यादा वैल्यू लेने की x2 की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए हम 1 से कंटेन कर दे रहे थे। एक्चुअल में ये लिमिट है, अगर ध्यान से सोचो तो x1 कोई वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में स्मॉल x1, उसके करस्पॉन्डिंग अगर x2 1.5 माइनस x1 से ज्यादा वैल्यू ले लेता है तो x1 प्लस x2 हमेशा ग्रेटर देन 1.5 होगा। 1.5 माइनस x1 से ज्यादा जो भी वैल्यूज ले सकता है ना, उन सब के लिए x1 के किसी भी सैंपल स्मॉल x1 के लिए अगर x2 1.x1 से ज्यादा वैल्यू मतलब 1.5 माइनस x1 से लेके अप टू इन्फिनिटी जो भी वैल्यू लेगा, उन सारे के करस्पॉन्डिंग x1 प्लस 1 ये x2 विल बी ग्रेटर देन 1.5। लेकिन जब x1 0 से 0.5 है तो 1.5 माइनस x1 0.1 से ज्यादा होगा, मतलब x2 की लिमिट 1 से ज्यादा और अप टू इन्फिनिटी होगी, और इस लिमिट में fx2 क्या हो जाएगा? x2 की इस लिमिट में 1 से ज्यादा अप टू इन्फिनिटी में ये 0 हो जाएगा, और ये ज्वाइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा? 0। तो जब x1 0 से 0.5 होगा और उसके करस्पॉन्डिंग x2 वेरी कर रहा होगा 1.5 माइनस x1 से इन्फिनिटी, उस रेंज के लिए ज्वाइंट पीडीएफ 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 0। और जब आपका x1 वेरी करेगा 0.5 से 1 के बीच में, और फिर x2 वेरी करेगा 1.5 माइनस x1, 1.5 माइनस x1 फिर लेस देन 1 हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी कंटेन करने के लिए ये पॉइंट क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। तो ये लेस देन 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना, जब x1 आपका 0.5 से 1 है, और ये लेस देन 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक है, लेकिन लेस देन 1 से लेके अप टू 1 तक तो fx2 क्या होगा? नॉन जीरो होगा, और प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों fx1 x1 x2 ये एग्जिस्ट करेगा फॉर 1.5 माइनस x1 टू 1, और ये 0.5 से 1 के लिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब x1 0.5 से 1 के बीच में कोई सैंपल वैल्यू ले और उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो x2 है 1.5 माइनस x1 से लेके 1 तक वैल्यू ले, तभी क्या होगा? तभी आपका x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 होगा, और इस रेंज के लिए ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है ये भी नॉन जीरो होगा, और इस रेंज के लिए क्या हो जाएगा? ये रेंज भी 0 से 1 के बीच में, ये रेंज भी देखो अब 0 से 1 के बीच की आ गई। 1.5 माइनस x1 0.5 से 1 हर x1 के लिए क्या होगा? लेस देन 1 होगा, एंड अप टू 1। तो ये भी x2 की भी रेंज 0 से 1, इसकी भी 0 से 1, उस केस में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये 1 dx1 dx2, इसको इंटीग्रेट कर दो। ये इसीलिए ट्रिकी क्वेश्चन था, यहां लिमिट। तो x1 जब 0 से 0.5 होगा तो x2 की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज ले रहा है, जिसके लिए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 हो जाए, क्योंकि ये जब ये 0.5 से नीचे हो गया, 0 से 0.5 तक ही है, तो x2 तो मैक्सिमम 1 लेगा, या 1 से कम, तो x1 प्लस x2 1.5 से हमेशा कम रहेगा जब x1 0 से 0.5 के बीच में रहेगा। फिर x2 की कोई ऐसी रेंज ही नहीं पॉसिबल है जिसके लिए x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस रेंज में जब x1 वैल्यू लेगा 0 से 0.5 के बीच में, तो
दिस कुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5, जब ये हो ही नहीं सकता 1.5 से ज्यादा, मतलब सैंपल स्पेस नल, देन प्रोबेबिलिटी 0। जब x1 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू ले और साथ में x2 1.5 माइनस x1 से 1 के बीच में वैल्यू ले लेगा, तब x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 हो जाएगा। और इसके लिए ज्वाइंट पीडीएफ भी नॉन जीरो है, तो इसके लिए इंटीग्रेट कर दो, आपको एरिया निकल आएगा। समझ में बात आई? ये पॉइंट हमने वहां से ढूंढा, फिर उस पॉइंट की वैलिडिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी, जल्दबाजी में कर मत देना। 1.5 माइनस x1 वाला पॉइंट देख लो, ये 0 से 1 के बीच का कि है कि नहीं हर x1 के लिए, ये पॉइंट वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं पहले x2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, ये x2 की लिमिट है, तो आ गया x2 dx1 बाहर रखो, 1.5 माइनस x1 to 1 dx1 है, तो अब देखो ये क्या आ जाएगा 0 से 1 के बीच में 1 माइनस 1.5 माइनस x1, तो ये आ गया x1 माइनस 0.5 dx1 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.5 x1 0 से 1, लिमिट रख दो 0 पे, तो दोनों 0 ही होंगे, x1 0 रखोगे तो 1 पे देख लो, 1/2 माइनस 0.5 इंटू 1/1 है ना। एक मिनट, ये कैसे आ सकता है, x1 स्क्वायर बाई 2 0.5 x1 0.5 x1 है ना, ये 0 कैसे आ सकता है, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 1.5, ये कैसे हो सकता है, 0 आ रहा है, कुछ इंटीग्रेशन में गलत किए क्या हम लोग, 1 into 1, ये कैसे आ सकता है, ये 0.5 to यार, ये देखो ना, ये 0.5 है, ये 0.5 है, मैं कह रहा हूँ ये कैसे गलत आ सकता है, ये तो आंसर ही 0 आने लगता। तो देखो 1 रखेंगे, ये लिमिट 0.5 to 1 है ना गलती से, तो 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस ये 1 रखेंगे, ये फिर से 0.5 into 1, ये 1/2, ये तो 0 ही आ गया, माइनस आपका 0.5 रखेंगे तो 0.5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.5 इंटू x 0.5, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये तो आ गया 0, ये माइनस आया क्या, ये 1/2 का स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 1/8 आया, माइनस माइनस प्लस, ये कितना है 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 है, तो ये आया 1/4 माइनस 1/8, इट इज नथिंग बट 1/8, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/8 आ गई। तो लिमिट रखना आपको सीखना था और थोड़ा सा लॉजिकल होना आपको सिखाना था, है ना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले तो आप लाइन खींच लिया करो, लाइन के बाद लिमिट भी डिसाइड करने आपको आनी चाहिए। तो पहले तो इनिशियली एनी पॉइंट x1 बिटवीन 0 to 1 आपने ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग x2 1.5 माइनस x1 से कहां तक वेरी करे, 1 तक ही कर सकता, अपर लिमिट 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और जब आपने देखा x1 जब 0 से 0.5 के बीच में था तो 1.5 माइनस x1 अगर ध्यान से देखो तो ये 1 से ज्यादा है, मतलब ये वाली रेंज फिर वैलिड रेंज है ही नहीं। मतलब जब x1 0 से 0.5 के बीच में होगा तो ये वाली रेंज इनवैलिड हो जाएगी, फिर ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो। फिर प्लस x1 की एक रेंज आपने रखी 0 से 0.5, फिर ये रेंज इनवैलिड हो गई उसके लिए, तो ये प्रोबेबिलिटी 0, और फिर प्लस x1 की दूसरी रेंज लगी 0 से 0.5 प्लस 0.5 to 1, और ये रेंज तो वही है हमेशा, केवल आप x1 को दो भाग में ब्रेक कर रहे हो, तो x1 0.5 to 1 और ये इसके, और इस रेंज के लिए ये भी 0 से 1 के बीच की ही रेंज है। 1.5 माइनस x1, 0.5 पे ये पॉइंट कितना है जस्ट 1 है, और 0.5 से ज्यादा वैल्यू के लिए ये रेंज 1 से क्या है कम है, 1 से कम टू 1 तक, है ना। तो ये भी x2 की भी एक वैलिड रेंज है, 0 से 1 वाली रेंज में ही कुछ आ रहा है, और x1 की भी वैलिड रेंज है 0 से 1 के बीच में, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये क्या आ गया 1/8 आ गया। तो 1 के लिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये 0 आ गया, और 0.5 के लिए ये 0.5 का स्क्वायर मतलब 1/8, ये माइनस आया तो ये माइनस 1/4, और माइनस बाहर है तो 1/4 माइनस 1/8, ये 1/8 आ गया, तो ये आ गया 1/8, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसमें आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए था, जब अगर x1 0 से 0.5 के बीच में होगा, है ना, तो x2 तो मैं इसमें से कोई भी रैंडम वेरिएबल कंसीडर कर दो, x2 मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, तो जब x1 0 से 0.5 के बीच में कोई वैल्यू लेगा, फिर x1 प्लस x2 1.5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि x2 मैक्सिमम 1 ले सकता है और x1 तो 0 से 0.5 के बीच में है, तो ये x1 प्लस x2 कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। जब x1 0.5 से ज्यादा लेगा और करस्पॉन्डिंगली x2 1.5 माइनस x1 से ज्यादा लेगा, तब जाके ये 1.5 से ज्यादा हो सकता है। जैसे ये वैल्यू ले 0.6 और ये वैल्यू कहां से कहां ले ले 0.9, 1.5 माइनस x1 क्या 0.9 से 1 के बीच में ले ले, तो देखो 0.6 प्लस 0.9 1.5 है और ये 0.9 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो 0.95, 0.6 प्लस 0.95 क्या ग्रेटर देन 1.5 है कि नहीं, है ना, 1.55 है, तो ग्रेटर देन 1.5 है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ये लॉजिक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट लॉजिक। यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उस लॉजिक में क्या है, रेंज है, x1 और x2 की कौन सी रेंज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई है, वो पर्टिकुलर रेंज ढूंढो और उसके लिए इंटीग्रेशन कर दो। एक रैंडम वेरिएबल के केस में जो लिमिट होगी वो पूरी कांस्टेंट में होगी, बाकी रैंडम वेरिएबल के केस में जो लिमिट होगी वो वेरिएबल्स के टर्म में होगी, x1 x2 या स्मॉल x स्मॉल y के टर्म में, ताकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट फाइनल में रखोगे। फाइनल इंटीग्रेशन होगा, उसकी लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट रखने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो ये रेंज आपको डिसाइड करने बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। जब x1 0 से 0.5 होगा तो x2 को 1 से ज्यादा से लेके अप टू इंफिनिटी तक वैल्यू लेना पड़ेगा फॉर x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 होने के लिए, और x2 1 से ज्यादा अगर वैल्यू लेना पड़ रहा है फॉर x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 के लिए, और x2 की 1 से ज्यादा वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो जब x1 0 से 0.5 के बीच में होगा तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। जब x1 0.5 से 1 के बीच में होगा तब x2 1.5 माइनस x1 से 1 वैल्यू ले ले, तब दोनों x2 की भी एक वैलिड रेंज है 0 से 1 के बीच में, जिसके उसका वो नॉन जीरो, जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, और x1 की भी जो रेंज है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो इस रेंज में प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी क्योंकि दोनों की नॉन रेंज है, और इस रेंज के लिए भी x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1.5 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को भी मैं क्लोज कर रहा हूं। लॉजिक्स डेवलप करिए, लॉजिक के साथ आप कैलकुलेशन करिए, बहुत, है ना, ये लिमिट रखते वक्त बहुत कॉशियस रहना बेटा, कॉशियस रहोगे तो सॉल्व कर लोगे। और जो मैंने अभी एक लॉजिक बताया, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर n रैंडम वेरिएबल्स हैं, है ना, तो उसमें किसी के लार्जेस्ट या किसी के स्मॉलेस्ट होने की सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n आंसर टिक करके आ जाना। और वो आइडेंटिकल है, चाहे आइडेंटिकल में उनका पीडीएफ ट्रायंगुलर है, चाहे गॉसियन है, चाहे कैसा है, इसको लिख लो, ये ध्यान से सोच लो, लिख लो। इफ देयर आर n आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स आर देयर, इफ देयर आर, जैसे हम दो रैंडम वेरिएबल के लिए प्रूफ कर दिए, दोनों का 1/2 आया। इफ देयर आर n identically independent and identically distributed random variables are there, जरूरी नहीं कि सबका यूनिफॉर्म हो पीडीएफ, सबका ट्रायंगुलर हो, आइडेंटिकल होना चाहिए सबका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा ट्रायंगुलर पहले के केस में वैसा ट्रायंगुलर दूसरे के केस में, एंड फॉर द सेम रेंज, और सारे आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये केस है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझा दिया। इफ देयर आर n random variables, there are n random variables and all are independent and identically distributed, and all are independent and identically distributed, then all are independent and identically distributed, then probability of any one of them being largest, then probability of any one of them being largest, जैसे कहे xn largest है, इसकी probability क्या होगी, या x3 largest है, इसकी probability क्या है, x1 से लेके xn तक n random variable हैं, let's say x1 से लेके डॉट डॉट n रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके पास, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम बीइंग लार्जेस्ट, किसी एक के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 1/n हो जाएगी सिंपल। जैसे यहाँ 1/2 था, 3 के केस में 1/3। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जरूरी नहीं कि सबका आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, वो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबका ट्रायंगुलर हो सकता है, सबका गॉसियन हो सकता है, सबका यूनिफॉर्म हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यहां हमने दोनों के यूनिफॉर्म थे और आइडेंटिकल थे, एक जैसे यूनिफॉर्म थे, है ना, 0 से 1 के बीच में दोनों थे। अगर एक यूनिफॉर्म होता 0 से 2 के बीच में, एक यूनिफॉर्म होता 0 से 1 के, तो फिर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोनों ट्रायंगुलर होते, 0 से 1/2 उठते हुए, 1/2 से 1 घटता हुआ, दोनों एक जैसे ट्रायंगुलर होते, एक जैसी रेंज में, तो भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते, ये दिमाग में बैठा लो, है ना। फिर लिखो इसमें फुल स्टॉप के बाद, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम बीइंग स्मॉलेस्ट,
एनी वन ऑफ देम बीइंग स्मॉलेस्ट, चाहे वो x1 को कहे स्मॉलेस्ट, x2 को या x3 के हो, इज इक्वल टू आल्सो 1/n। सिंपली ये याद रख लो, ये इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी, इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो तो ये केस नहीं होगा। जैसे मैं कहूं दो रैंडम वेरिएबल हैं 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक रैंडम वेरिएबल है 0 से 2 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो एक रैंडम वेरिएबल की रेंज ज्यादा बड़ी है, 0 से 2 के बीच में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो 0 से 2 तक वैल्यू लेता है विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। दो हैं 0 से 1 ही के बीच में लेते हैं नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आप देखो x1, x2, x3, अगर x2 0 से 2 के बीच में वैल्यू लेता है, x1 0 से 1 के बीच में और x3 0 से 1 के बीच में, तो x2 के लार्जेस्ट होने के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे क्योंकि उसकी रेंज बड़ी है, 0 से 2 तक वो वैल्यू ले सकता है ना, तो उसके लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी x1 और x3 से, है ना, क्योंकि x1 और x3 0 से 1 के बीच में ही वैल्यूज ले पा रहे हैं। तो x2 जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू ले लेगा तो 100% लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना, और जब 0 से 1 के बीच में रहेगा तब कुछ रेंज के लिए वहां भी लार्जेस्ट होगा x1 और x3 की, कुछ वैल्यूज के लिए जब x2 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा तो भी लार्जेस्ट होगा। तो x2 के लार्जेस्ट होने की जो रेंज है वो ज्यादा केसेस होंगे, 1 से 2 के केस में तो हमेशा लार्जेस्ट, और 0 से 1 के बीच में भी उसके कुछ रेंजेज होंगे जिसके लिए वो x1 और x3 से ज्यादा होगा। तो x2 का ओवरऑल रेंज जिसके लिए x2 लार्जेस्ट होगा वो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, जबकि x1 और x2 की लेस पॉसिबिलिटी होंगी क्योंकि x2 का रेंज बड़ा है, वो 0 से 2 तक वैल्यू ले सकता है ना, तो वहां पे x2 के लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिकली हो तब 1/n लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे तो वहां पे यही डिस्कस करेंगे, आइडेंटिकली और यूनिफॉर्मली, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे, इंडिपेंडेंट फॉर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लेंगे। दोनों केस में प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाऊंगा। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली वाले केस में देखेंगे 1/n आएगा, और इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग आएगी वैल्यू, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो गेट का क्वेश्चन है उसके डिस्कशन के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.